जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. And on today's September 10, we will discuss MCQs related to the current affairs topics from both prelims and mains perspective. So let's come to the agenda where we will discuss current affairs topics, these topics from current affairs. जैसा कि हमें प्रीलिम्स के MCQ और मेंस में वैल्यू एडिशन दोनों करने में हेल्प मिले. द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कर्म पूजा और कर्मा पूजा. वी कैन कॉल इट कर्म पूजा और कर्मा पूजा, बोथ दोनों नामों से इसे बुलाया जाता है. तो ये ना हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कर्म पूजा कर्मा पूजा. आप इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है, बट ये ना करंट में ऐसे इवेंट्स मेंशन होते हैं. दैट्स व्हाई यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स फ्रॉम हेयर. और मेंस में अब जैसे सपोज किसी ट्राइबल फेस्टिवल की बात हो रही है, ट्राइबल कल्चर की बात हो रही है, देन देयर यू कैन गिव एग्जांपल कि अच्छा ये पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल, इस रीजन में रहने वाले ट्राइबल पीपल, दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. अब इसका रेलेवेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं तुम्हारे साथ आज डिस्कस करूंगा. अच्छा, एक और बात, आज मेरे पास मेरा राइटिंग पैड नहीं है, तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पे. सो वॉट एवर आई एम सेइंग, पे अटेंशन टू इट. जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज निवेशक दीदी इनिशिएटिव. अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ों पर ध्यान दो. एक इनिशिएटिव है, वो तो हम देख रहे हैं, निवेशक दीदी इनिशिएटिव. निवेशक मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है. और दीदी मतलब इट इज रेफरिंग टू द फेमाइन साइड, इट इज रेफरिंग टू द फीमेल्स. मतलब यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है अवेयरनेस बढ़ाने की बात या फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात किसके लिए की जाएगी, फीमेल्स के लिए की जाएगी. तो ये निवेशक दीदी इनिशिएटिव का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें वर्ड को देखकर ही मालूम पड़ जाता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है. अभी डिटेल्स इसका मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ. थर्ड टॉपिक वुड बी सोलर ऑर्बिटर मिशन. स्पेस एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें हम रोज धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं. पहले क्या होता था, पहले हम जब धरती पे थे, धरती से ऊपर स्पेस की तरफ देखना, चांद की तरफ देखना, बाकी आसमान की तरफ देखना, वो ऐसा लगता था कि कितना दूर है. पर अब ना तो चंदा मामा दूर के हैं, ना सूरज चाचा दूर के हैं. और डे बाय डे इंडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाहे अमेरिकन स्पेस एजेंसी हो, जापानीज एजेंसी हो, रशियन स्पेस एजेंसी हो, सब धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं. और ये हमारे साइंस एंड टेक का पार्ट हो जाएगा. मेंस में भी आप सोलर ऑर्बिटर मिशन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स में तो आता ही है. देन सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. ये इकोनॉमिक्स का जीएस पेपर 3 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइज. और ऐसी चीज़ है ना, अगेन दैट्स व्हाट वी से, क्यों हम डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं, प्रशांत सर क्यों डेली करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, मैं प्री सिक्योर क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन देखो क्या है. हम क्लासेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन द क्लास. एंड दैट्स वाई व्हाट वी डू, दैट्स वाई वी कवर इट इन द प्री सिक्योर और इन द डेली करंट अफेयर सेशन. कि न्यूज़पेपर में कुछ रहा, हमने उसको वहाँ से निकाला, अपने जीएस पेपर से कनेक्ट किया और आपके लिए यहाँ प्रेजेंट कर दिया. सो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल भी वैसा ही एक टॉपिक है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है. सिक्योरिटीज के केस में किस तरह से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो किस तरह से अपील कर सकते हैं, एक ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन होगा. व्हाट इज द प्रोसेस, कौन कौन से इस ट्रिब्यूनल के मेंबर होते हैं, क्या इसका टाइमलाइन होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, ये सारा कुछ हम देखेंगे. देन लैंड सब्सिडेंस. लैंड सब्सिडेंस एक ऐसा फेनोमेनन जिसको लेकर पहले कोस्टल रीजन में और अब माउंटेनियस रीजन में लोगों के अंदर काफी डर है. लैंड सब्सिडेंस का मतलब कि लैंड ना अचानक से धंस जाता है, नीचे गिर जाता है. जिससे कि जो पूरा का पूरा घर अभी आपको ऊपर दिख रहा है बना हुआ है, वो अचानक से जमीन में समा जाएगा. कह रहे क्या हुआ, सब नीचे कैसे चले गया. तो ये फेनोमेनन क्यों होता है, कैसे ये फेनोमेनन इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें नेचुरल फैक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन और आज के न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ. ओके. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर अ कोट विथ यू. ये कोट देखो क्या है, एक बार मैं पढ़ के तुम्हें सुना दूं. देन इट इज रिटन, इफ द वर्ल्ड डज नॉट देन अप्रिसिएट योर सेल्फ एवरी डे. अगर दुनिया आपकी अप्रिसिएशन नहीं कर रही है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि तुम अप्रिसिएशन का भूखे बने रहो, बट आपकी पीठ पर ना एक थपकी लगनी जरूरी है कि हाँ अच्छा कर रहे हो. तो अगर ये दुनिया नहीं कर रही है, अगर ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है ना, देन अप्रिशिएट योर सेल्फ एवरी डे. खुद के पीठ पर ही अपनी एक थपकी लगाओ कि ठीक है मैं अच्छा कर रहा हूँ. बिकॉज इट इज अ नेसेसरी फ्यूल टू मेक यू बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, योर प्रेजेंट अचीवमेंट्स. जब बहुत ज़्यादा कर लोगे ना, तब हर दुनिया वाले आएंगे तुमको गले लगाएंगे, करे ये तो बढ़िया कर रहा था, ये बढ़िया कर रही थी, हमें तो मालूम है. पर वो ना फिर तुम्हारे पास्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल देने लग जाएंगे. नहीं उनके भरोसे बैठना है. आपको रोज अपने छोटे छोटे प्रेजेंट अचीवमेंट्स की अपनी आपको शाबाशी देनी है. वो आपके लिए वो नेसेसरी फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. दैट्स द कोट ऑफ द डे, रिमेंबर इट. ओके.
नाउ कम टू द एजेंडा. सो द फर्स्ट टॉपिक वाज रिलेटेड टू कर्म पूजा और कर्मा पूजा. आप यहाँ पे देख सकते हो पीआईबी पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक अपडेट है जहां प्राइम मिनिस्टर खुद क्या कर रहे हैं, लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कर्मा पूजा के बारे में. लुक एट दिस पिक्चर एंड देन टेल मी दैट ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जो विमेन है जो इस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, ग्रेटिट्यूड ऑफर कर रही है, ये इंडिया के किस पार्ट में है? अगर आप इस पिक्चर को डिकोड कर सकोगे तो तुम्हें एक आंसर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंडिया के इस पार्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है. एंड आई थिंक तुम में से कई लोग आंसर कर पाएंगे. अब हम और तुम में से कई लोगों ने हो सकता है पार्टिसिपेट भी किया होगा कर्म पूजा या कर्मा पूजा में. तो प्राइम मिनिस्टर ने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया, विशेष दिया. साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने क्या लिखा जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द वर्शिप ऑफ नेचर एंड ऑल्सो होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस. कि अपना एक रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस तो है ही, साथ ये नेचर वर्शिप या नेचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को भी शोकेस करता है. तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है, अपने मेंस के लिए. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. तो पहला स्टेटमेंट जो मैंने बनाया यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज प्राइमरली अ ट्राइबल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ हार्वेस्ट एंड फर्टिलिटी. यस, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना, दिस ट्राइबल कम्युनिटी, ये इनके अंदर अभी भी ना वो ग्रेटिट्यूड है, वो कनेक्शन है नेचर को लेकर कि अगर अच्छा हार्वेस्ट हो रहा है या फसल की शुरुआत करनी है तो हमें नेचर को क्या करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शोकेस करना चाहिए. एंड सो दैट्स वाई दिस कर्मा पूजा इज रियली सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल पीपल टू शो द ग्रेटिट्यूड फॉर हार्वेस्ट, टू वर्शिप द नेचर फॉर हैविंग गुड फर्टिलिटी बिफोर द हार्वेस्ट सीजन. ये एक ऐसा ही ट्राइबल फेस्टिवल है. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है जी. दूसरा क्या, इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन मध्य प्रदेश एंड झारखंड. नो, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश एंड झारखंड. ये बिल्कुल झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है. कल जब बैठकर मैं इसके बारे में बात कर रहा था तो आशीर्वाद सर से बात हो रही थी कि हाँ, जब आशीर्वाद सर झारखंड में थे तो वो बोल रहे थे कि हाँ झारखंड में भी मैंने कर्मा पूजा सेलिब्रेट होते देखा. आज फिर से अभी बात हो रही थी आपसे तो ये याद ताज़ा हो गई. तो ये हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा झारखंड में हो रहा था, अभी ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया ये अभी आसाम में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है. सो इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं नेचर को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए. सो नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश एंड झारखंड. स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये मध्य प्रदेश झारखंड के अलावा बाकी स्टेट्स में भी किया जाता है. Third statement, the festival involves worship of the karam tree, symbolizing prosperity and auspiciousness. Yes, ये करम ट्री एक ट्री होता है, एक करम ट्री बनाते हैं एंड उसकी वर्शिप करते हैं, विच इज सिम्बोलाइजिंग द प्रोस्पेरिटी इन द फील्ड, प्रोस्पेरिटी इन द लाइफ एंड द ऑस्पिशियसनेस ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. सो 1 and 3 आर करेक्ट. अगर हमें करेक्ट ढूंढने हैं तो आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली. ओके, अब ये डिटेल्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं. यहाँ पर एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि करम फेस्टिवल या कर्मा फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, झारखंड, मध्य प्रदेश, बट साथ ही साथ बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, मतलब इन रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है. और ये ट्राइब्स या इन ट्राइब्स के अलावा बाकी और ट्राइब्स भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं. स्पेशली अगर हम इनके फेस्टिवल सेलिब्रेशन की डेट की बात करें तो ये एकादशी तिथि को सेलिब्रेट की जाती है. थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है पर्टिकुलर किसी ट्राइबल ग्रुप के अंदर, बट ओवरऑल दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द एकादशी तिथि. और ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो फिर अगस्त सितंबर के महीने में. ओके, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं. और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक करम ट्री का ब्रांच लगाया जाता है ना घर में ही. जैसे आप ये पिक्चर अगर देखिए, घर में ही ये औरतें एक ट्री का ब्रांच लगाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, राइट. और सेलिब्रेट करने के टाइम में शोकेस किया जाता है कि जो हम ट्राइबल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं या ट्राइबल गॉड की बात कर रहे हैं कि उनके ब्लेसिंग्स के वजह से नेचर के ब्लेसिंग्स के वजह से ही अच्छा प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया या अच्छे प्रोडक्शन आगे हो पाएंगे. सो दिस इज द एक्चुअल आइडिया ऑफ करम फेस्टिवल. और इसका फायदा क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी मेंशन किया कि दिस सोज द रिलेशन विथ द नेचर, कि किस तरह से ट्राइबल पीपल अभी भी नेचर के साथ अपने रिलेशन को, अपने बॉन्डिंग को बनाए रखते हैं. ये जो प्रथा है, ये जो ट्रेडिशन है, ये अर्ली वैदिक पीरियड से चली आ रही है गाइज. अर्ली वैदिक पीरियड में हम कैसे गॉड्स एंड गॉडेस की वर्शिप करते थे, बताओ, क्लास में पढ़ाया है ना तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री में, नेचुरल फोर्सेस की, इंद्र की, अग्नि की, वरुण की, वायु की, पृथ्वी की. तो वही चीज यहां पर भी दिखा जाए, बस थोड़े से अलग अलग रिचुअल्स के साथ साथ. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज निवेशक दीदी इनिशिएटिव. निवेशक दीदी इनिशिएटिव, यहाँ पे आप पीआईबी का ये न्यूज क्लिपिंग देख सकते हो जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या अपडेट दिया, दैट IEPFA लॉन्चेस निवेशक दीदी फेज 2. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर IEPFA नाम की जो अथॉरिटी है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी,
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम कर रहा है, एंड इसका एक मेन पर्पस क्या है, एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज पर्टिकुलरली द विमेन। दैट्स वाई नाम भी निवेशक दीदी रखा गया है, और इसका सेकंड फेज किया जा रहा है लॉन्च। सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस, फिर हम और इसके डिटेल्स भी देखेंगे। इट इज लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं भैया, नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज लॉन्च्ड बाय विच अथॉरिटी, IEPFA। ओके, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। इट फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ विमेन फॉर विमेन टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, वो वैसे विमेन होंगी जिनको पहले से फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में या फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में अवेयरनेस होगा, और वो रूरल एरियाज में जाके बाकी विमेन को अवेयर करेंगे। तो ये उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है कि विमेन फॉर विमेन, कि स्पेशली ये देखा जाता है रूरल एरिया में या कई बार अर्बन एरियाज में भी, कि विमेन आर मोर कंफर्टेबल विथ अनदर विमेन, स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ पे विमेन अपने तरफ से कुछ नया फाइनेंशियल स्टेप लेना चाहती हैं, बट दे हेजिटेट टू डिस्कस इट विथ अदर मेन। दैट्स वाई ये निवेशक दीदी इनिशिएटिव ऐसा है जहाँ पे फीमेल्स को ही भेजा जाएगा उन्हें गाइड करने के लिए। सो यस, इट इज सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ विमेन फॉर विमेन, विमेन फॉर विमेन आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। थर्ड, इट स्पेसिफिकली टारगेट्स एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन थ्रू फाइनेंशियल अवेयरनेस। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है, अभी देखा हमने। सो 2 and 3 आर करेक्ट इन दिस केस। ओके, अब हम डिटेल्स की बात करें, और डिटेल्स की बात करें, और डिटेल्स की बात करें, तो ये बेसिकली विमेन के अंदर रूरल कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि मेन को एक्सक्लूड ही कर दिया जाएगा, बट पार्टिकुलरली विमेन के लिए है, स्पेशली विमेन के लिए है। अगर सपोज मान लो कोई मेल मेंबर्स ही या कोई ट्रांसजेंडर्स मेंबर्स ही अगर चाहें, तो निवेशक दीदी उनको एक्सक्लूड नहीं कर देगा। पार्टिकुलरली विमेन के लिए बनाया गया, बट नॉट एक्सक्लूडिंग देम। सपोर्ट किस आइडियोलॉजी को कर रहा है, विमेन फॉर विमेन, इसमें कोई बुराई नहीं है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड इट इज डन बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन लैंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, अब हम अगर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की बात करें कि ये भैया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका फॉर्मेशन 2016 में होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, जिसका पर्पस था, नाम देखो क्या रखा गया, इन्वेस्टर एजुकेशन ना। तो इन्वेस्टर्स के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना, एजुकेशन स्प्रेड करना उनके फाइनेंशियल चॉइस को लेकर। तो यहाँ पे ये बोथ दोनों के लिए काम करेगा, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। ठीक है, इट मैनेजर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, है ना, जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होंगे उनके एजुकेशन के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए अगर किसी फंड की जरूरत है तो उसको भी मैनेज करने का काम करेगा, प्रोमोटिंग अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स। एंड दैट्स व्हाई इट हैज मेनी इनिशिएटिव लाइक निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत, निवेशक शिविर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बाय द वे, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये आप मुझे ढूंढ कर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, अ क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक। क्यों भाई, बिकॉज डाउन टू अर्थ में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आ रहा है, क्या बोल रहा है डाउन टू अर्थ, दैट ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं, सोलर ऑर्बिटर ट्रेसेस ओरिजिन ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम द सन विच कुड अंडरस्टैंड स्पेस वेदर एंड, ये देखो हाईलाइटेड पार्ट क्या, कैन प्रोटेक्ट फ्यूचर स्पेस क्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम सोलर थ्रेट्स। सोलर, हमारे सूरज चाचा, अभी जब मैं तुम्हारे लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी आ रही है बड़े अच्छे से। तो रोशनी के साथ साथ सोलर से ना कई ऐसे एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स भी निकलते हैं जिनको हम लोग सिंपल शब्दों में कई बार सोलर फ्लेयर बुलाते हैं, है ना, कोरोनल मास इंजेक्शन बुलाते हैं। अभी डिस्कस करूंगा मैं वो तुम्हारे साथ, ये पूरी तरह से पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो समटाइम्स ना दे बिकम वेरी हार्मफुल। ये डायरेक्ट ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट आयोनोस्फेयर में वहां पर हमारे जो भी हमारे रेडियो कम्युनिकेशन का या टेली कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं उसको हार्म पहुंचा सकता है। एंड इवन द एस्ट्रोनॉट्स दे मे बी थ्रेटन्ड ड्यू टू दोज सोलर फ्लेयर्स, क्योंकि उसके वजह से ना स्पेस शिप्स को या काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे फ्लो करने वाले एरोप्लेन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं, सो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करें तो हम ज़्यादा बेटर स्पेस वेदर समझ पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर एनर्जेटिक्स इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम शॉर्ट में SEE बुला सकते हैं, रिसेंटली स्टडीड बाय सोलर ऑर्बिटर, आर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन अर्थ्स आयोनोस्फेयर ड्यूरिंग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। नो, नॉट high energy particles produced by the sun, often linked to solar flares and CME. Yes, coronal mass injection, CME. Second is correct. B is the correct answer कि ये वो high energy particles होते हैं जो sun से produce होता है। ठीक है, अब हम जरा इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। बाय द वे, सोलर एनर्जी ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा दोनों ने लॉन्च किया है 2020 में। ऑब्जेक्टिव है सन के हेलियोस्फीयर को, सन के आउटर स्फीयर को स्टडी करना, सो दैट हम स्पेस वेदर इवेंट्स को और ज़्यादा बढ़िया से समझ सके विथ रिलेशन टू द सन। व्हाट इज दिस सोलर एनर्जेटिक
electrons. So these are the high energy particles produced by the sun which can play a very key role in cosmic environments. काफ़ी हाई सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इंजेक्शंस एमिट होते हैं सन से, जिनके वजह से क्या होता है, अब जरा इस पिक्चर को आप देखिए, पहले ये पिक्चर देखिए, ये एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। इससे होता क्या है ना, काफ़ी एक बर्स्ट होता है, एक साथ अचानक से रेडिएशन निकलता है किनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो कि रेडियो वेव से लेकर एक्सरे एंड गामा रेज तक के होते हैं। एंड व्हेन दीज एक्सरेज एंड गामा रेज और बाकी रेडियो वेव्स जब ये अर्थ के आइनोस्फेयर में एंटर करेंगे, एक मिनट, ये देखिए हाईलाइट मैंने कर दिया है, एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। अर्थ के आइनोस्फेयर में जब ये एंटर करेंगे ना, देन इट कैन हार्म द रेडियो कम्युनिकेशन, जैसा मैंने तुमको बताया। इवन एज वेल एज इट कैन मेक अ थ्रेट टू दोज पीपल हु आर फ्लाइंग एट अ वेरी हायर एल्टीट्यूड और आवर एस्ट्रोनॉट्स। ये होने के चांसेस होते हैं। ऐसा होता क्यों है, सोलर फ्लेयर्स अराइज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन ऑन द सन। सन पे अचानक से एक्सप्लोजन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन ना, ये सोलर फ्लेयर्स एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हम फ्लेयर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे आर्टिस्टिक वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, बिकॉज इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोल रहा है, यू टर्न एज जेन स्ट्रीट नाउ मूव्स एसएटी अगेंस्ट सेबी, कि सेबी पहुंचा गया अगेंस्ट सेबी के अगेंस्ट। सेबी की बात हमने कई बार की है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आए दिन ये न्यूज़ में आते रहता है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बड़े आते हैं सेबी के बारे में। तो जेन स्ट्रीट अभी एसएटी पहुंच रहा है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंच रहा है, किसके अगेंस्ट में, सेबी के अगेंस्ट में। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, एसएटी। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेबी एक्ट 1992 एंड यस इट इज करेक्ट। ये सारी चीज़ें ना हमको एकदम बिल्कुल याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो है, जिसका फॉर्मेशन किसके अंडर हुआ था, सेबी एक्ट 1992 के अंदर हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट क्या, इट हियर्स अपील्स ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ सेबी, नहीं, ओनली नॉट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेबी। ये सेबी के अलावा जैसे हमारे सपोज आपको प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके अगेंस्ट भी अपील्स को सुनता है, स्पेशली इंश्योरेंस जो एजेंसीज है उनके अगेंस्ट भी। सो द सेकंड इज रॉन्ग, नॉट ओनली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी। थर्ड, अपील्स अगेंस्ट एसएटी ऑर्डर्स कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब ये भी है कि अगर आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं हुए, खुश मतलब सेटिस्फाई नहीं हुए, तब आप ऊपर कहाँ अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि साहब हम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए हमें अब सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करना है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर आपको ढूंढना है तो आंसर होगा 1 and 3 ओनली। लेट्स कम टू द डिटेल्स ऑफ इट, हम इसके और बाकी डिटेल्स को देखते हैं। तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका फॉर्मेशन सेबी एक्ट 1992 से हुआ। ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा टू हियर एंड डिस्पोज अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय सेबी और बाय एनी एडजेसेंट ऑफिसर अंडर द एक्ट। सेबी एक्ट के अंदर कोई भी बाकी एडजेसेंट ऑफिसर जो है उसके किसी ऑर्डर के अगेंस्ट केसेस को सुनना। इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, एंड ये जो एसएटी ट्रिब्यूनल है ये मुंबई से ऑपरेट करता है। सेबी के साथ साथ ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और जैसा मैंने बोला पीएफ रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफ, इनके अगेंस्ट इशू को भी सुनने का काम करता है। याद रखिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेबी के अगेंस्ट है, बट इंश्योरेंस एंड पीएफ एजेंसी के अगेंस्ट भी। फॉर्मेशन की बात करें कि एसएटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एसएटी में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, साथ ही साथ बाकी जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, या तो वो रिटायर्ड जज होना चाहिए या सिटिंग जज होना चाहिए, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और जज ऑफ द हाई कोर्ट हु हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 7 years ऑफ सर्विस। मतलब ये रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप एसएटी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बाकी जुडिशियल मेंबर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे एटलीस्ट हैविंग 5 years ऑफ सर्विस। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये डिटेल्स याद रखिएगा, ये डिटेल्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आज राइटिंग पैड नहीं है तो थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है, बट ध्यान दो इन सब चीज़ों को। देखो, अपॉइंटमेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका होगा, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड, यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं मैंने बोला। अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट किससे ले सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगी। बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हो सकते हैं, हाई कोर्ट के बाकी जजेज अपॉइंट हो सकते हैं जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये सारे टेक्निकलिटीज हैं जो प्रीलिम्स में काम आएगा आपके। टेन्योर क्या होता है हमारे एसएटी ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स का, तो 5 साल टेन्योर होगा, है ना। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है फॉर अनदर टर्म। नो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 70, क्योंकि काफ़ी हाई एज हो जाते हैं, दैट्स वाई
ऐसा बोला गया है कि 70 एज से ज़्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं वर्क कर सकते हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी जगहों पर हो रहा है। ओके, एसएटी एक सिविल कोर्ट की अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो लाइक अ सिविल कोर्ट इट कैन एक्ट, इट हैज ऑल द पावर्स टू रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल इट कैन समन सम अदर पर्सन। इसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है तो आप अपील कहाँ पर कर सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। हालांकि अपील तभी होगा ओनली ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि एसएटी ने किसी लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया। अब ये एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, इसके बारे में लॉयर्स आपको बेहतर बताएंगे, मतलब तुम्हें लॉयर्स के पास नहीं जाना है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी किसी सपोज कि जो पर्सन एसएटी के पास गई है एंड दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड और देयर सेट ऑफ लॉयर्स आर नॉट सेटिस्फाइड कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, तब वो कहाँ जा सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा डिटेल आर्टिकल ये आया दैट लैंड सब्सिडेंस इन चामोली नंदानगर डिस्ट्रॉयज होम्स एंड ट्रिगर्स पैनिक इन उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स के वजह से, अचानक से आने वाले फ्लड के वजह से या क्लाउड बर्स्ट के वजह से, क्लाउड बर्स्ट के बारे में भी मैंने तुम्हें समझाया है कि क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, रेगुलर रिवाइज करते जाइएगा। लैंड स्लाइड क्या होता है कि अचानक से स्लोप वाले रीजन में तेज बारिश की वजह से लैंड बह जाती है। बट सब्सिडेंस क्या होता है ना, अचानक से लैंड का धस जाना, नीचे आ जाना, सिंक कर जाना, इसको लैंड सब्सिडेंस बोलेंगे। ओके, सॉरी, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ लैंड सब्सिडेंस? कि लैंड सब्सिडेंस, या जिसको मैंने तुम्हें क्या सिंपल शब्दों में समझाया कि लैंड सिंक का क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। पहला क्या, इंक्रीज फ्लड रिस्क। बिल्कुल, अगर अचानक से लैंड नीचे सिंक हो जाए तो फ्लड रिस्क तो बढ़ेगा। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू द कोस्टल एक्वीफर्स। पहले एक्चुअली में ये जो लैंड सब्सिडेंस है ना, ये कोस्टल रीजन में ज़्यादा देखा जाता था एंड दैट्स वाई सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा कोस्टल एक्वीफर्स में, कि लैंड जो है कई बार लैंड, सी और कोस्टल एक्वीफर्स के बीच में ना एक बाउंड्री का काम करता है। बट अगर लैंड सब्सिडाइज हो गया तो सी वाटर फ्लो करते हुए कोस्टल एक्वीफर्स में, पॉन्ड में, रिवर्स में आ सकता है। सो दैट्स वाई सॉल्ट वाटर इंट्रूजन भी पॉसिबल है। करेक्ट है। थर्ड क्या, डिस्टर्बेंस इन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यस, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इवन सरफेस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ एक्यूफर स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये एक्सपेंशन कैसे होगा? डिस्टर्बेंस होगा ना, कोस्टल रीजन में हो या फिर बाकी लैंड रीजन में हो, वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, एक्सपेंशन नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2, 3, 4 नहीं। चलिए, और हम लैंड सब्सिडेंस को डिटेल में देखें तो लैंड का सिंक कर जाना अचानक से, ये लैंड सब्सिडेंस कहलाता है। इसके कॉज क्या होते हैं? ग्राउंड लूजेज इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट द वेट अबव इट लीडिंग टू अ डाउनवर्ड शिफ्ट। कि अर्थ की भी ना अपनी कैपेसिटी है कि भाई हम इतना वेट सहेंगे। अब ये मतलब ऐसे कहने का हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले मतलब हम लो स्लोप्स पे कटिंग कर करके पुल बना रहे हैं, लो स्लोप्स पे कटिंग करके बाकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अपर एरिया, उसकी जो कैपेसिटी होगी ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर अचानक से वो नीचे गिर जाएगा। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब उसके 5th फ्लोर पे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम 1st फ्लोर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम पिलर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक रोज ये डर होगा ना कि बिल्डिंग अचानक से नीचे गिर जाए। सो वैसा होता है। सो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से पॉसिबल है, साथ ही साथ नेचुरल एक्टिविटी से भी, कि वोल्केनिक या सिस्मिक एक्टिविटी हो गया, उसके वजह से भी लैंड नीचे गिर सकता है, सिंक हो सकता है। दो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें काफ़ी टाइम लगता होने में, बट जब एक बार होना शुरू होता है ना तो काफ़ी बड़ा चैलेंजेस हो सकता है कि इससे अचानक एक पूरा का गांव नीचे डूब जाए, इवन ये भी पॉसिबल है। ऐसा कई बार देखा गया उस रीजन में देखा गया जहाँ पर पहले माइनिंग की जाती थी, कोल माइनिंग की जा रही है या आयरन माइनिंग की जा रही है, कि अचानक पूरा का पूरा गाँव नीचे धंस गया, पूरा का पूरा गाँव नीचे सिंक हो गया। सो दैट्स वाई इट्स अ रियल कंसर्न। इम्पैक्ट इसका क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होना, ग्राउंड वाटर लेवल या सरफेस वाटर लेवल डिस्टर्ब होना, कोस्टल रीजन में होता था तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होना, रोड, रेलवेज, पाइपलाइंस, बिल्डिंग, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना, ये सारी चीज़ें एक बड़ा इम्पैक्ट है। यूजुअली पहले कोस्टल रीजन में ऑब्जर्व की जाती थी, बट नाउ इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व इन अर्बन रीजन्स एज वेल एज इन हिमालयन रीजन्स, वहाँ पर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। इवन जो रिसेंट इवेंट की हम बात करें वो तो उत्तराखंड में हुआ, तो वहाँ भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे।
हाँ, और हम लैंड सब्सिस्टेंस के बारे में याद रखें थोड़ा, और मैंने इसके बारे में इंक्लूड किया इन्फॉर्मेशन क्या, कि जब हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी काफ़ी लार्ज लेवल पे करते हैं ना, या माइनिंग लार्ज लेवल पे करते हैं, तो इसके वजह से भी लैंड सब्सिस्टेंस पॉसिबल हो पाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है, यू कैन ऑब्जर्व लैंड सब्सिडेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएसए, चाइना, ईरान, इंडोनेशिया, जापान, बाकी नेशंस में भी ऑब्जर्व किया जाता है। इट मीन्स जहाँ पर भी ह्यूमन अपने स्वार्थ को देखते हुए नेचर का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगा, देन ही और सी द ह्यूमन वुड विटनेस सच काइंड ऑफ इंसिडेंसेस। ऐसे इंसिडेंसेस होंगे पूरे वर्ल्ड में। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कल का जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था 9 सितंबर था, 9 सितंबर का, वो ब्लड मून पर था। ब्लड मून के बारे में प्रशांत सर ने आपको ब्लड मून पे एक डिटेल वीडियो बनाकर समझाया ही है। अब हम उसका एमसीक्यू करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दैट अ ब्लड मून अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। यस, जिसको हम लोग इक्लिप्स बोलते हैं, जो कि अभी कल परसों हुआ। और ये पिक्चर देख लीजिए, सन और मून के बीच में जब ऐसे पृथ्वी आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो पार्ट देखो, ये है अम्ब्रा और ये है पिनम्बरा। अम्ब्रा मतलब जस्ट जब अर्थ सन के पीछे पड़ रहा है तो पूरा शैडो ना मून के ऊपर पड़ेगा। इस केस में सन से आने वाली जो रेज है ना, मोस्ट ऑफ द रेज वो स्कैटर हो जाती है, जैसे ब्लू रेज। बट जो हायर वेवलेंथ वाली रेज हैं, जैसे रेड रेज, वो स्कैटर नहीं होती है और वो पहुंचती हैं इस वाले रीजन पर, अम्ब्रा को क्रॉस करते हुए भी। और सिंस रेड लाइट पहुंचती है, इसलिए मून किस टाइप का दिखता है, अपीयर कैसा होता है, रेड कलर का। हम इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड मून। बुझे? सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड क्या, it appears red orange because shorter wavelength blue is scattered while longer wavelength red passes through the earth's atmosphere and so we call it blue moon। yes, sorry, blood moon। yes, ऐसा सुबह के टाइम में भी होता है ना, जिसको हम सनराइज बोलते हैं या सनसेट बोलते हैं। तो सन क्या रहता है, उधर हॉराइजन की तरफ दूर रहता है सॉरी। तो उस टाइम में क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ जैसे जो ब्लू हो गया वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। बट रेड जो है वो हायर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, वो काफ़ी लॉन्ग ट्रेवल कर सकता है। दैट्स वाई सनराइज और सनसेट के टाइम में हमें आसमान कैसा दिखता है, लाल दिखता है। फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स, याद रखिएगा इसे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए भैया यहाँ पर। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था टिटास रिवर पे, जो कि न्यूज में मेंशन था। पहला स्टेटमेंट क्या, इट ओरिजिनेट्स इन ब्राह्मणबरिया इन बांग्लादेश। यस, इट इज करेक्ट। ये हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ भले रहे टिटास रिवर का, बट इसका ओरिजिन बांग्लादेश में होता है, ब्राह्मणबरिया में। अच्छा, बांग्लादेश में अभी जो कुछ महीने पहले जो इंसिडेंसेस हुए, जो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ और वहाँ की सरकार बदली और अभी भी डिस्टर्बेंस से ही गुजर रहा है, कुछ वैसा ही हालात अभी नेपाल में हुआ। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि ऐसा इंडिया में भी पॉसिबल हो सकता है। अरे बिल्कुल नहीं, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। ऐसा इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इंडिया में अगर आपको अपनी सरकार से कोई नाराज़गी है तो इलेक्शन के टाइम में दिखाइए ना। क्यों रेगुलर इलेक्शन होते हैं, इसलिए तो होते हैं रेगुलर इलेक्शंस। दैट्स वाई रेगुलर इलेक्शंस आर नेसेसरी। आप वैसे डिस्टर्बेंस करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पार्लियामेंट को आग लगाकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया गया, आप इसको प्रोटेस्ट कहते हैं। ये दंगे हैं, प्रोटेस्टर्स नहीं है वो लोग, तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड आई एम रियली प्राउड कि इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस चेयर को रिस्पेक्ट करती है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करती है। तो अगर किसी के मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है कि इंडिया में भी ऐसा पॉसिबल है, चाहे कोई वो पॉलिटिकल ग्रुप हो, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कभी उनके झांसे में मत आना। ये इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और हम पॉसिबल होने भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। इंडिया स्पेशल है इसी मायने में, बांग्लादेश से, नेपाल से या पाकिस्तान से वो लोग फेल्ड स्टेट होते जा रहे हैं। हमें अपने देश को फेल्ड स्टेट नहीं बनाना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। खैर, टिटास रिवर पर आते हैं। गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों को देखकर जब लोग ऐसी बात करते हैं। हमें नाराज़गी हो सकती है सरकार से, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अपने देश की अखंडता, अपने देश की इमेज को संभालना भी हमारा ही फर्ज है ना। यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना हमारा भी फर्ज है। नाराज़गी को दूर किया जा सकता है, पर उस तरह से दंगे करवा के नहीं, है ना, फिजिकली हार्म पहुंचा के नहीं। चलिए, टिटास रिवर की बात करें तो टिटास रिवर का ओरिजिन कहाँ पर होता है, ब्राह्मणबरिया रीजन, बांग्लादेश में। यस, इट इज करेक्ट। द टिटास रिवर मर्जेज विथ मेघना रिवर एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सुरमा मेघना रिवर सिस्टम विच ऑल्सो फ्लोज थ्रू त्रिपुरा। कई बार त्रिपुरा में एंटर करता है बांग्लादेश से। दिस इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलो, अब आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया लिटरेसी रेट इन इंडिया पे। इंडिया में लिटरेसी रेट पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो कितना इंप्रूव हुआ है, ये ना फैक्ट्स आपको देखने हैं, ताकि आप अपने मेंस के आंसर में इसको इंक्लूड कर सको और प्रीलिम्स में भी बना सको ऐसे क्वेश्चंस। सो आप लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया पे देखिएगा। स्पेशली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट मैंने दिया है, क्योंकि ये न्यूज़ में अभी था, ठीक है। मिजोरम भी न्यूज़ में रहा है, तो आप इसे चेक करो और आंसर करो। दूसरा है हॉकी एशिया कप, जिसमें अभी हमने जीत हासिल की है, चक दे इंडिया।
सो आप पढ़िए चक दे इंडिया कैसे हुआ, कहाँ पर हॉकी एशिया कप ऑर्गेनाइज किया गया, ये सारे डिटेल। इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है और ये भी आंसर करना है कि हॉकी एशिया कप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये दोनों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कल के प्री सिक्योर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन आई एक्सपेक्ट, टिल देन क्या, एवरी टाइम always I expect कि you will act, we all will act like a responsible citizen. We will study, we will fulfill our dreams, but always keep India as our priority. Unity and integrity of India as our priority. Okay, so take care. Jai Hind.